तो पोटेशियम मेटाबॉलिज्म की सीरीज़ में इस बार स्टार्ट करते हैं हाइपरकैलेमिया। जैसे हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, हाइपोकैलेमिया पूरा हो गया था, इस बार हाइपरकैलेमिया स्टार्ट कर रहे हैं। तो हाइपरकैलेमिया में हमें ऐसा है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है। हाइपरकैलेमिया कभी भी किसी पेशेंट में मिस नहीं होना चाहिए। हाइपरकैलेमिया अगर मिस हुआ तो फिर डेथ, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट को ले जाएगा। तो हाइपरकैलेमिया शुड नॉट बी मिस्ड, स्पेशली इफ किडनी इज इन्वॉल्व। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हाइपरकैलेमिया। तो हाइपरकैलेमिया क्या है, हमने देखा था नॉर्मल पोटेशियम वैल्यूज़ कितनी रहती है। नॉर्मल पोटेशियम वैल्यूज 3.5 मिली इक्विवेलेंट टू 5। तो एनी वैल्यू विच इज़ मोर देन 5 मिली इक्विवेलेंट विल बी कंसिडर्ड एज हाइपरकैलेमिया। अब जैसे हमने हाइपोकैलेमिया को सीवियरिटी के बेसिस पर डिवाइड किया था, सेम हम हाइपरकैलेमिया को भी सीवियरिटी के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। तो 5.5 to 6 milli equivalent will be considered as mild hyperkalemia. Then 6 to 6.5 milli equivalent of potassium will be considered as moderate hyperkalemia, and more than 6.5 will be considered as severe hyperkalemia. तो मोर देन 6.5 को क्यों सीवियर बोला? क्योंकि मोर देन 6.5 के अंदर सीवियर सिम्टम्स आएंगे या लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स आएंगे, जैसे हाइपरकैलेमिक पैरालिसिस हो सकता है, एरिथमियाज हो सकते हैं, फेलियर में जा सकता है हार्ट। तो इसलिए इसे सीवियर हाइपरकैलेमिया है विच शुड बी कंसिडर्ड सीवियर एंड शुड बी ट्रीटेड एग्रेसिवली। तो कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं हाइपरकैलेमिया के? हाइपरकैलेमिया के कॉजेज़ में जैसे हमने हाइपोकैलेमिया के देखे थे, सेम इसमें भी शूडो हाइपरकैलेमिया। शूडो हाइपरकैलेमिया में क्या क्या चीज़ आती हैं वो चीज़ देखेंगे। फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमने हाइपोकैलेमिया में देखा था कि कुछ चीज़ें या कुछ ड्रग्स या कोई ऐसे सब्सटेंस हमारे जो पोटेशियम है उसको सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड में हाइपोकैलेमिया हो जाता है। वहीं हाइपरकैलेमिया में क्या होता है, ये मेरे पास एक सेल है, ये ब्लड है, तो जो मेरे पास इंट्रा सेलुलर पोटेशियम है उसको ट्रांससेलुलर शिफ्ट की वजह से पोटेशियम को आउट ऑफ द सेल भेजेंगे ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर मेरा पोटेशियम बढ़ जाएगा विच विल क्रिएट हाइपरकैलेमिया। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के देखेंगे क्या क्या कॉजेज होते हैं जो रीडिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं। फिर इंक्रीज इनटेक ऑफ पोटेशियम, अगर किसी वजह से इंक्रीज इनटेक ऑफ पोटेशियम हो, स्पेशली किस में होता है, कोकोनट वाटर में, बनाना में, फ्रूट जूसेस में, ऐसी चीज़ों के अगर इंक्रीज इनटेक होता है, ऐसे में चांसेस ऑफ हाइपरकैलेमिया इंक्रीज। लेकिन इनटेक जब तक ऑल्टर नहीं करता जब तक हमारी किडनी इंटेक्ट है। अगर हमारी किडनी प्रॉपरली फंक्शनिंग है तो अगर ज़्यादा भी लेंगे तो दैट विल बी एक्सक्रेटेड आउट ऑफ द किडनी। तो अनटिल अनलेस किडनी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, चांसेस ऑफ हाइपरकैलेमिया बाय इंक्रीज पोटेशियम इनटेक इज लेस। दूसरा है हमारे पास रीनल रिटेंशन, अगर किसी भी वजह से हमारी किडनी काम ना कर रही हो तो उसकी वजह से जो मेरा पोटेशियम एक्सक्रीशन है वो हैम्पर होगा, तो पोटेशियम रिटेन हो जाएगा ब्लड के अंदर विच विल कॉज हाइपरकैलेमिया। अब हमने पोटेशियम मेटाबॉलिज्म की सीरीज़ जो हमारी पिछली वीडियो में देखा था हमने, तो उसके अंदर हमने देखा था एल्डोस्टेरोन का नॉर्मल फंक्शन क्या है। एल्डोस्टेरोन का नॉर्मल फंक्शन है पी सेल पे काम करेगा, ये हमारा रीनल ट्यूब्यूल है। तो रीनल ट्यूब्यूल से एब्जॉर्ब करवा देता है सोडियम को इनटू द ब्लड, और जो पोटेशियम है उसको एक्सक्रीट कराता है फ्रॉम ब्लड टू यूरिन। तो पोटेशियम का काम, पोटेशियम को एक्सक्रीट कराता है एल्डोस्टेरोन। अगर बाई एनी चांस मेरे पास एल्डोस्टेरोन ना काम कर रहा हो, या एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंट हो, या एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर पे मेरे पास रेजिस्टेंस हो, तो एल्डोस्टेरोन काम नहीं करेगा। जब एल्डोस्टेरोन काम नहीं करेगा तो जो पोटेशियम मेरा सिक्रीट हो रहा था ब्लड से यूरिन के अंदर वो नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो मेरे ब्लड के अंदर पोटेशियम बढ़ जाएगा, तो दैट विल कॉज हाइपरकैलेमिया। तो हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म विल आल्सो कॉज हाइपरकैलेमिया। एंड सर्टेन ड्रग्स स्पेशली कुछ ड्रग्स होती है जो हमारे एल्डोस्टेरोन की फंक्शनिंग को गड़बड़ करती हैं। जैसे हमने देखा होगा एस इनहिबिटर्स हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ARBs हैं, वो मेरे एल्डोस्टेरोन पे वर्क करेंगी या उनके रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी, जिसकी वजह से मेरे पास हाइपरकैलेमिया होगा। तो इसको एक निमोनिक से भी याद कर सकते हैं, निमोनिक इज मशीन। तो मशीन से याद कर सकते हैं, जैसे मेडिकेशंस, जैसे मैंने बताया एस इनहिबिटर्स, एनसाइड, स्पेसिफिकली अभी देखेंगे कैसे ये मेडिकेशंस काम करती हैं। तो मेडिकेशंस होती हैं जो हाइपरकैलेमिया कराती हैं, एस इनहिबिटर्स, एनसाइड। देन एसिडोसिस हमने देखा था ट्रांससेलुलर शिफ्ट कराता है। ट्रांससेलुलर शिफ्ट कैसे कराएगा, ये मेरे पास ब्लड है, ये मेरे पास सेल है। अगर एसिडोसिस मेरे पास हुआ यानी ब्लड के अंदर मेरे पास H+ आयंस बढ़ गए, लेकिन इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए H+ मेरे सेल के अंदर ट्रांसफर होंगे। H+ जब सेल के अंदर जाएंगे तो सेल के अंदर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रो न्यूट्रल रहने के लिए सेल एक्स्ट्रा पोटेशियम को बाहर शिफ्ट करेंगे सेल के अंदर, सॉरी ब्लड के अंदर। तो जब ब्लड के अंदर पोटेशियम आएगा तो उसकी वजह से हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। तो एसिडोसिस विल कॉज हाइपरकैलेमिया। एसिडोसिस कुड बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस।
देन इन केस ऑफ एनी सेलुलर डिस्ट्रक्शन, जैसे हमने पोटेशियम मेटाबॉलिज्म की सीरीज में देखी थी कि मैक्सिमम पोटेशियम इज इन मसल्स, ब्लड, और मतलब इंट्रासेलुलर है पोटेशियम। तो अगर किसी भी वजह से मैं सेल को डैमेज कर दूं तो वो सारा पोटेशियम मेरा सेल से बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो इट विल कॉज हाइपरकेलेमिया। तो एनी पेशेंट ऑफ बर्न, ट्रॉमेटिक इंजरी, हीमोलिसिस, रेप्टोमायोलिसिस, तो ये सारे मेरे पास सेलुलर डिस्ट्रक्शन करवाएंगे विच विल कॉज हाइपरकेलेमिया। देन हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म हमने देख लिया, हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म कैसे करवाता है। और दूसरा हीमोलिसिस, हीमोलिसिस मैंने बताया सेल डैमेज होगा तो सेल के अंदर जो पोटेशियम है सारा बाहर आ जाएगा विच विल कॉज हाइपरकेलेमिया। देन एक्सेसिव इनटेक ऑफ पोटेशियम, ज़्यादा फूड या सॉल्ट के अंदर अगर एक्सेसिव इनटेक लेंगे तो इट विल कॉज हाइपरकेलेमिया। देन नेफ्रॉन्स, रीनल फेलियर, किडनी एक्सक्रीट नहीं करवा पाएगी पोटेशियम को तो इट विल कॉज हाइपरकेलेमिया। देन इंक्रीज इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन, यानी यूरिन के थ्रू जो एक्सक्रीट हो रहा है तो वो एक्सक्रीशन ना हो पाए तो अगेन किडनी स्टार्ट रिटेनिंग द पोटेशियम, इट विल कॉज हाइपरकेलेमिया। तो इस मशीन के निमोनिक से भी याद कर सकते हैं कॉजेज ऑफ हाइपरकेलेमिया। तो अब जैसे हमने देखा था ट्रांससेलुलर शिफ्ट कौन कौन से कराते हैं हाइपोकेलीमिया के अंदर, तो वहीं कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं या ऐसे हमारे पास कंपोनेंट्स हैं जो हमारे पास ट्रांससेलुलर शिफ्ट कराते हैं टू कॉज हाइपरकेलीमिया। तो हमने देखा था इंसुलिन हमारा क्या काम करता है, इंसुलिन हमारा स्टिमुलेट करता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल को। सोडियम पोटेशियम A2 एटीपीएस चैनल का काम क्या है, सोडियम को 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम इनटू द सेल। तो अगर मेरे पास इंसुलिन डेफिशिएंसी होगी तो इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल मेरे काम नहीं करेंगे। जब ये काम नहीं करेगा तो जो मेरा पोटेशियम अंदर आ रहा है वो नहीं आएगा, नहीं आएगा तो मेरे ब्लड के अंदर पोटेशियम बढ़ जाएगा विच विल कॉज हाइपरकेलेमिया। फिर एल्डोस्टेरोन हमने देख लिया, वो पी सेल पे काम नहीं करेगा तो जिसकी वजह से मेरे पास पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा तो पोटेशियम रिटेन होगा तो इट विल कॉज हाइपरकेलेमिया। एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी किस में मिलती है, अगर मेरे पास एड्रीनल ग्लैंड जहाँ से एल्डोस्टेरोन बनता है अगर वो ना काम करे तो इट विल कॉज एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी, इट इज नोन एज एडिसन्स डिजीज। तो एडिसन्स डिजीज के अंदर मेरे पास हाइपरकेलेमिया मिलेगा। प्लस बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, हमने देखा था कि जो बीटा एगोनिस्ट है, बीटा एगोनिस्ट हमारे पास सेम वही सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को स्टिमुलेट करके हमें कॉज करता है वो हाइपोकेलीमिया। तो अगर उसी को मैं ब्लॉक कर दूं तो वो मेरे पास करवाएगा हाइपरकेलीमिया। अब इसमें क्या है, ब्लॉक मुझे करना है बीटा 2 रिसेप्टर्स, बीटा 2 ब्लॉकर्स ही ये एक चीज़ काम करेंगे, बीटा 1 ब्लॉकर नहीं। लेकिन मेरे पास कोई ऐसी स्पेसिफिक ड्रग नहीं है जो बीटा 2 ब्लॉक करती हो। तो मेरे पास जो बीटा 1 स्पेसिफिक ब्लॉकर्स आते हैं जैसे बिसोप्रोलोल, कार्बिडिलॉल, ये सब बीटा एड्रेनर्जिक, ये मेरे पास हाइपरकेलीमिया नहीं कराएंगे। मेरे पास हाइपरकेलीमिया कराएगा नॉन स्पेसिफिक बीटा ब्लॉकर, नॉन स्पेसिफिक बीटा ब्लॉकर ही मेरे पास हाइपरकेलीमिया कराएंगे, जैसे प्रोप्रानोलोल जो बीटा 2 को ब्लॉक करेगा और बीटा 2 ब्लॉकेज की वजह से मेरे पास सेल के अंदर पोटेशियम नहीं जाएगा, ब्लड के अंदर ज़्यादा रहेगा तो जिसकी वजह से हाइपरकेलीमिया होगा। फिर नेक्स्ट है मेरे पास एसिडोसिस, एसिडोसिस हमने पिछली स्लाइड में देखा कैसे वो हाइपरकेलीमिया कराता है। प्लस सेल लाइसिस, किसी भी वजह से सेल डैमेज होगा तो कुड बी रेब्डोमायोलिसिस, मसल इंजरी, कुड बी हीमोलिसिस, सेलुलर इंजरी, जो आरबीसी इंजरी है, अगर किसी वजह से सेल लाइसिस होगा तो इट विल कॉज हाइपरकेलीमिया। तो ये हमारे पास कॉजेज हैं जो हमारे पास करवाते हैं ट्रांससेलुलर शिफ्ट ऑफ पोटेशियम कॉजिंग हाइपरकेलीमिया, यानी सेल से ब्लड के अंदर पोटेशियम को शिफ्ट करवाते हैं। दूसरा अब हमने देखा था कि सूडो हाइपरकेलीमिया क्या होता है। सूडो हाइपरकेलीमिया के कॉजेज के अंदर आता है अगर किसी भी वजह से ल्यूकोसाइटोसिस हो, सीवियर ल्यूकोसाइटोसिस, या आयल से ल्यूकेमिया हो, ल्यूकेमिया, और ल्यूकेमिया में भी स्पेसिफिकली CLL। तो जब मेरे पास ल्यूकेमिया होगा, अब आपने बोला था कि ल्यूकोसाइटोसिस तो हमने पढ़ा था कि सूडो हाइपोकेलीमिया कराता है, हाइपर कैसे करा रहा है। तो इसके अंदर ना CLL के जो अर्ली सेल्स रहते हैं वो बड़े फ्रेजाइल रहते हैं, जो सेल्स हैं वो फ्रेजाइल हैं, तो जैसे ही मेरे पास वो कंटेनर ब्लड वाइल के अंदर जाएंगे तो वो सेल ब्रेक हो जाएंगे। तो जैसे ही सेल ब्रेक होंगे तो उसकी वजह से सारा पोटेशियम मेरा बाहर वाइल के अंदर निकल जाएगा, तो इट विल कॉज हाइपरकेलीमिया। तो इसलिए उसको बोलेंगे सूडो हाइपरकेलीमिया, क्योंकि एक्चुअल में हाइपरकेलीमिया है नहीं। हाइपर सूडो का मतलब क्या होता है, नकली। हाइपरकेलीमिया एक्चुअल में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पोटेशियम सेल के अंदर था, वो तो सेल मेरा सेल सैंपलिंग के टाइम पे या बाहर आने की वजह से वो टूट गया स्ट्रेस की वजह से, तो उसकी वजह से पोटेशियम निकल गया। एक्चुअल में पोटेशियम मेरा ज़्यादा नहीं है। दूसरा क्या उस कॉज क्या होता है, दूसरा कॉज है मेरा सीवियर थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगर मेरे पास किसी भी वजह से प्लेटलेट बढ़ जाए, जब प्लेटलेट बढ़ेगी तो प्लेटलेट क्या करेगा, क्लॉट बनाएगा। सैंपल में जब क्लॉट बनेगा तो उसकी वजह से मेरे पास होगा आरबीसी डिस्ट्रक्शन, और जब आरबीसी डिस्ट्रक्शन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हीमोलिसिस। हीमोलिसिस की वजह से मेरे पास पोटेशियम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास कॉज हो गया सीवियर थ्रोम्बोसाइटोसिस। कैसे मेरे पास हाइपरकेलीमिया कराएगा, सूडो हाइपरकेलीमिया। तो सीवियर थ्रोम्बोसाइटोसिस की वजह से पोटेशियम बढ़ा है, एक्चुअल में ब्लड में पोटेशियम रेज नहीं है,
है ना। क्यों? क्योंकि हम नॉर्मल सैंपल किस में लेते हैं, जब आपने देखा हो नॉर्मल सैंपल हम ऐसी वायल में लेते हैं जिसके ऊपर रेड कलर की कैप रहती है। वो रेड कैप मेरे पास सिग्निफाई करती है कि उसके अंदर कुछ नहीं है, वो प्लेन वायल है। तो प्लेन वायल के अंदर कोई भी एंटी क्लॉटिंग एजेंट नहीं है, तो प्लेन वायल के अंदर मेरे पास क्लॉट बनेगा। जब प्लेटलेट ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा क्लॉटलेट बनेगा, तो ज़्यादा आरबीसी डिस्ट्रक्ट होंगे, तो जिसकी वजह से पोटेशियम ज़्यादा रिलीज होगा, तो इट विल कॉज सूडो हाइपरकेलेमिया। दूसरा कॉज में क्या आता है, दूसरा अगर किसी पेशेंट में अगर मैं टॉर्निकेट यूज़ करूँ, जैसे आपने देखा होगा अगर मैं किसी का सैंपल लेता हूँ तो सैंपल लेते टाइम हम क्या करते हैं, यहाँ पे टॉर्निकेट लगा देते हैं। तो टॉर्निकेट की वजह से क्या होगा, यहाँ से लेट सपोज मेरी आर्टरी आ रही है ब्लड लेके, और वो आर्टरी यहाँ से मेरे पास वेन बन के ऊपर जा रही है। तो यहाँ मैंने टॉर्निकेट लगाने की वजह से वेन को ब्लॉक कर दिया, तो मेरे पास ब्लड यहाँ पे पूल्ड अप हो गया। जब यहाँ ब्लड मेरा पूल्ड अप हो गया तो आर्टरी से भी नीचे ब्लड नहीं आ पाएगा। आर्टरी के ब्लड कैसे आएगा, जब ब्लड ऊपर जा ही नहीं रहा, तो आर्टरी के अंदर पूल्ड अप होता जाएगा। मैं टॉर्निकेट से आर्टरी को बंद नहीं कर सकता, सिर्फ वेन को ही बंद कर पा रहा हूँ। ऑक्लूड में सिर्फ वेन को कर रहा हूँ, आर्टरी डीप रहती है, वो ऑक्लूड नहीं होती। तो यहाँ से ब्लड पूल्ड अप जब होता जाएगा तो इट विल कॉज हाइपोक्सिया, और हाइपोक्सिया की वजह से क्या होगा, हाइपोक्सिया की वजह से होगा एसिडोसिस, और एसिडोसिस की वजह से क्या होगा, मेरे पास आरबीसी ब्रेक होंगे, उसकी वजह से होगा हीमोलिसिस ब्लड के अंदर, और हीमोलिसिस की वजह से क्या होगा मेरे पास, हाइपरकेलेमिया। तो अगर मैं किसी पेशेंट में टॉर्निकेट लगा के रखता हूँ तो इट विल अगेन कॉज हाइपरकेलेमिया। कैसे करेगा, ये उसका मैकेनिज्म है। तो इसलिए कभी भी किसी पेशेंट में टॉर्निकेट अगर लगाना पड़ रहा है, तो जैसे टॉर्निकेट लगाने के बाद लेट सपोज यहाँ मैंने कैनुला लगा दिया या मेरी सिरिंज वेन के अंदर चली गई, तो जब मेरी सिरिंज वेन के अंदर चली जाएगी तो मुझे सैंपल लेने से पहले इस टॉर्निकेट को निकाल देना है। टॉर्निकेट को निकालने के बाद मैं 1 से 2 मिनट वेट करूँगा। 1 से 2 मिनट वेट करने से क्या होगा, जो मेरा सर्कुलेशन है वो दोबारा से रीएस्टेब्लिश होगा। जो ब्लड है नया वो आर्टरी के थ्रू आएगा और वेन के थ्रू ऊपर निकल जाएगा। तो वहाँ पे मेरा हाइपोक्सिया खत्म हो जाएगा। हाइपोक्सिया खत्म होगा तो एसिडोसिस करेक्ट हो जाएगा। एसिडोसिस करेक्ट हो जाएगा तो जो मेरा हीमोलिसिस है वो नहीं होगा, जिसकी वजह से पोटेशियम रेज नहीं होगा। तो ये चीज़ मेरे को सैंपल कलेक्शन के टाइम पे देखना है कि अगर मैं टॉर्निकेट लगा रहा हूँ तो मुझे क्या प्रिकॉशंस लेना है। दूसरा, अगर कोई भी पेशेंट है जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन चल रहा है या चांसेस हैं कि आरबीसी मेम्ब्रेन उसकी फ्रेजाइल है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर भी चांसेस हैं कि सैंपल कलेक्शन के टाइम पे मेरे पास हाइपरकेलेमिया हो जाए ड्यू टू सेल लाइसिस। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, या किसी में आरबीसी मेम्ब्रेन जो है वो फ्रेजाइल है, जैसे हेरिडेटरी स्फीरोसाइटोसिस है। तो सैंपल कलेक्शन के टाइम पे अगर सैंपल कलेक्शन ठीक से नहीं किया गया या पतली सिरिंज यूज़ करी गई, अगर पतली सिरिंज हम यूज़ करेंगे तो आरबीसी उससे निकल नहीं पाएंगे। आरबीसी नहीं निकल पाएंगे तो शीयर स्ट्रेस की वजह से आरबीसी ब्रेक हो जाएंगे। तो जो मेरे सैंपल वाइल के अंदर जाएगा उसके अंदर ब्रेक्ड आरबीसी रहेंगे, जिससे हिमोलिसिस हो जाएगा। या दूसरा क्या हो सकता है कि जब मैं शेक करूँगा, ब्लड को जब शेक करते हैं वाइल के अंदर, अगर मैं विग्रसली शेक कर दूंगा तो ये आरबीसी सारी मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगी, जिसकी वजह से हाइपरकेलेमिया हो जाएगा। तो ये सारे कॉजेज़ होते हैं मेरे पास शूडो हाइपरकेलेमिया के। तो अब इसको कैसे डिटेक्ट करें कि जो मेरा हाइपरकेलेमिया है वो शूडो हाइपरकेलेमिया है या मेरे पेशेंट में ट्रू हाइपरकेलेमिया है, सच में ही हाइपरकेलेमिया है। तो इसके अंदर क्या है, मेरे पास जैसे मैंने बताया था प्लेन वाइल के अंदर हम सैंपल लेते हैं तो उसके अंदर क्लॉट बन जाता है। तो क्लॉटेड ब्लड के अंदर नॉर्मली भी हम नॉर्मल पेशेंट का अगर किसी का लेंगे जो सैंपल है, तो उसके अंदर भी अगर प्लेन वाइल लेंगे तो क्लॉट तो बनेगा ही। जब क्लॉट बनेगा तो कुछ ना कुछ पोटेशियम तो बढ़ेगा ही। तो नॉर्मल पोटेशियम जो मेरे किसी भी पेशेंट का बढ़ेगा उसकी वैल्यू होती है अप टू 0.4 मिली इक्विवेलेंट। हम कंसिडर करके ही चलते हैं कि इतना बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ऐसे को डिफरेंस करने के लिए क्या करते हैं, अगर किसी भी पेशेंट का मैं क्लॉटेड ब्लड लिया, प्लेन वाइल में ब्लड लिया, और दूसरा मैं हिपेरनाइज्ड ब्लड में या एंटी कोएगुलेटेड ब्लड वाइल के अंदर सैंपल लूँ, और दोनों के अंदर मुझे सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिले। सिग्निफिकेंट कितना, मैंने कितना कहा था, नॉर्मल पेशेंट में हमारा 0.4 मिली इक्विवेलेंट तक नॉर्मल होता है। अगर किसी भी पेशेंट में 0.4 के ऊपर गया तो उसे मैं बोलूँगा शूडो हाइपरकेलेमिया। ये डेफिनेशन होती है शूडो हाइपरकेलेमिया की, एनी रेज्ड इन सीरम पोटेशियम, है ना, ड्यू टू सैम्पलिंग एरर इट इज़ मोर देन 0.4 मिली इक्विवेलेंट विल बी कंसिडर्ड एज शूडो हाइपरकेलेमिया। तो अगर मेरी नॉर्मल वाइल के अंदर और जो हिपेरनाइज्ड वाइल है दोनों के अंदर सैंपल में पोटेशियम का डिफरेंस मोर देन 0.4 आया, तो दैट सिग्निफाइज शूडो हाइपरकेलेमिया। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ये चीज़ मैंने जैसे बताया, हिपेरनाइज्ड वैल्यू में देख लेंगे, उसमें देख लेंगे नॉर्मल वाइल के अंदर 0.4 के ऊपर हुआ तो दैट विल कंसिडर्ड एज शूडो हाइपरकेलेमिया। अब टेक्निक ऑफ ब्लड ड्राइंग क्या होना चाहिए हमारे पास, टेक्निक ऑफ ब्लड ड्राइंग के अंदर हमें वो टॉर्निकेट लगाना नहीं लगाना है, प्लस हमें रिपीटेड फिस्ट क्लेंचिंग नहीं करना है।
तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ये मेरे पास हाथ हो गया, तो इसके अंदर यहाँ मैं एक तो टॉर्निकेट लगा देता हूँ, प्लस मैं पेशेंट को बोलता हूँ मुट्ठी को जल्दी खोल बंद करो। इस मुट्ठी को खोल बंद करो की वजह से क्या होता है, रिपीटेड मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जब रिपीटेड मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मसल से मेरा पोटेशियम जो है ब्लड के अंदर आ जाएगा। तो जब मसल से पोटेशियम ब्लड के अंदर आ गया तो इट विल कॉज हाइपरकैलेमिया। तो रिपीटेड फिस्ट क्लिंचिंग भी हमें अवॉइड करनी चाहिए, इट विल ऑल्सो कॉज शूडो हाइपरकैलेमिया। ठीक है, तो ऐसे में ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। अगर टॉर्निकेट कभी करेंगे तो वेन पंचर के टाइम पे, जब वेन पंचर होगी तो हमें टॉर्निकेट रिमूव कर देना है, 1 से 2 मिनट रुकना है, फिर उसके बाद सैंपल को ड्रॉ करना है, जिससे हमें चांसेस ऑफ हाइपरकैलेमिया कम हो जाए। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास शूडो हाइपरकैलेमिया। अब हाइपरकैलेमिया के क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? अब हमारे पास ट्रू हाइपरकैलेमिया यहाँ से स्टार्ट होता है। किसी पेशेंट में अगर हाइपरकैलेमिया है तो उसके फीचर्स क्या आते हैं? अब सबसे पहले देखते हैं, इसके अंदर मसल ट्विचिंग क्रैम्प्स आएंगे, और रिपीटेड क्रैम्प्स की वजह से पेशेंट को हो जाएगा पैरालिसिस, और पैरेस्थीसिया अभी देखेंगे क्यों हो रहे हैं। तो अब देखो क्या होता है, नॉर्मली ये मेरे पास जैसे ब्लड है, ये मेरे पास एक सेल है। तो हमारे पास जैसे हमने पढ़ा था कि पोटेशियम हमारा मेजरली इंट्रासेलुलर आयन है। तो हमारे पास सेल के अंदर एवरेज 140 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम रहता है। वहीं हमारे पास ब्लड में कितना पोटेशियम रहता है? अराउंड 4 मिली इक्विवेलेंट। ये हमारा हो गया पोटेशियम। वहीं सोडियम का है, सोडियम मेरा मेजरली एक्स्ट्रा सेलुलर आयन है, यानी ब्लड के अंदर ज़्यादा रहता है। तो सोडियम की वैल्यू ब्लड में कितनी होती है? अराउंड 145। वहीं सेल के अंदर कितनी रहती है? अराउंड 4। और फिर वहीं पे प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स किधर रहते हैं हमारे पास? ज़्यादातर सेल के अंदर, और जो कि होते हैं हमारे नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये सारे इलेक्ट्रोलाइट नेगेटिव और पॉजिटिव के डिफरेंस की वजह से मेरे पास जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होता है सेल के अंदर, वो जनरेट होता है अराउंड 90 मिली वोल्ट। तो दूसरा ये तो हो गया मेरा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक मेरे पास दूसरी चीज़ आती है, उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है -70 मिली वोल्ट। इसका मतलब क्या होता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल का? अगर मैं किसी भी वजह से मसल को स्टिमुलस दूं, और ऐसा स्टिमुलस जो मेरे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को -90 मिली वोल्ट से -70 मिली वोल्ट तक ले आए, तो उसके बाद फिर मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे सेल्स अपने आप ही फायर हो जाएंगे, अपने आप डिपोलराइज हो जाएंगे, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये मेरे पास होता है थ्रेशिंग पोटेंशियल, और ये है मेरे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, ये चीज़ समझे। अब मेरे पास हाइपरकैलेमिया में क्या हो रहा है? हाइपरकैलेमिया में मेरे पास जो यहाँ पे पोटेशियम है वो बढ़ गया, लेट सपोज 4 से हो गया 6 या 7, पोटेशियम मेरा बढ़ गया। जब पोटेशियम बढ़ेगा तो यहाँ पे ये ग्रेडियंट कम हो जाएगा, है ना। ये ग्रेडियंट जब कम होगा तो मेरा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 से पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा, यानी लेट सपोज -90 से अब वो हो गया -70, यानी कितना हुआ? +20 हो गया, है ना, जीरो की तरफ बढ़ रहा है। तो -70 हो गया, और मेरा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल भी -70 था। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं स्लाइड छोटा सा भी स्टिमुलस दे दिया किसी वजह से, तो मेरे सेल्स फायर हो जाएंगे और तुरंत कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा? अगर स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन भी होने लगे तो पेशेंट को सडन मसल कॉन्ट्रैक्शंस होने लगेंगे, पेशेंट को क्रैम्प्स आने लगेंगे, है ना। तो इसलिए हाइपरकैलेमिया इनिशियली क्रैम्प्स कराएगा। वहीं अगर रिपीटेड स्टिमुलस होने लगा मेरे मसल का, तो जो मेरे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। जब वो इनएक्टिवेट हो जाएगा तो मेरे पास डिपोलराइजेशन होगा ही नहीं। जब डिपोलराइजेशन होगा ही नहीं तो उसकी वजह से पैरालिसिस हो जाएगा। तो हाइपरकैलेमिया इनिशियली कॉजेज क्रैम्प्स, और परसिस्टेंट क्रैम्प्स की वजह से या परसिस्टेंट हाइपरकैलेमिया की वजह से हो जाता है पैरालिसिस। तो ये तो हो गया मेरे मोटर न्यूरॉन्स में। वहीं मेरे पास जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स भी फायर करेंगे ऐसे ही। तो सेंसरी न्यूरॉन्स की वजह से पेशेंट को फील होगा पैरेस्थीसियाज, कि कुछ टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है हाथों पैरों में, ऐसा लग रहा है चींटियाँ चल रही हैं। तो ये सारे मेरे पास होते हैं कॉजेज ऑफ हाइपरकैलेमिया की वजह से क्यों होता है मेरे पास पैरालिसिस। तो इनिशियली होगा क्रैम्प्स और बाद में हो जाएगा पैरालिसिस। वहीं अब मेरे पास सेम चीज़ जो मेरे पास न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के अंदर, वो भी सेम फायर करेंगे। जब न्यूरॉन्स मेरे ब्रेन वाले फायर करेंगे तो उसकी वजह से न्यूरो ट्रांसमीटर सिक्रीट होंगे, और जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे वो पेशेंट को मूड चेंजेस करेंगे, जिसकी वजह से पेशेंट को इरिटेबिलिटी होगी, एंग्जाइटी होगी। ठीक है, ये चीज़ मेरे जो हार्ट मसल है वो भी ठीक से काम नहीं करेगी, तो जिसकी वजह से वो कार्डियक आउटपुट नहीं बना पाएगी, कार्डियक आउटपुट कम होगा, जिसकी वजह से मेरे पास पेशेंट का बीपी गिर जाएगा। प्लस अगर हार्ट पे कोई भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि पोटेशियम की वजह से, क्योंकि वो ठीक से कंडक्ट नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से मेरे पास ईसीजी कुछ चेंजेस आएंगे। ईसीजी चेंजेस देख लेंगे। ईसीजी चेंजेस में क्या होता है, मेरे पास रिदमियाज आएंगे, है ना, एरिथमियाज आने लगेंगे, ठीक से रिदम जनरेट नहीं कर पाएगा। दूसरा एब्डोमिनल क्रैम्प्स। यहाँ तो मेरे पास मैंने देखा कि जो मेरे पास स्केलेटल मसल है बाहर, उसके अंदर क्रैम्प्स आ रहे हैं। सेम मेरे पास स्मूथ मसल्स में भी क्रैम्प आएंगे। स्मूथ मसल रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट करते रहेगी, उसकी वजह से पेट के अंदर क्रैम्प्स आएंगे।
मरोड़े जैसा दर्द लगेगा पेशेंट को। और जब एब्डोमिनल क्रैम्प्स आएंगे, क्यों? क्योंकि गट मोटेलिटी बढ़ गई, गट का पेरिस्टल्सिस बढ़ गया। जब गट का पेरिस्टल्सिस बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरे पास ट्रांजिट टाइम कम हो जाएगा। ट्रांजिट टाइम यानी जो ऊपर से खाया है गट ने तुरंत जल्दी जल्दी आगे की तरफ पेरिस्टल्सिस करके तुरंत नीचे ले गया, तो उसकी वजह से फेजेस में पेशेंट को इनिशियली डायरिया होगा। और यही डायरिया अगर मान लो लेट सपोज क्रैम्प्स मैंने क्या कहा था, अगर लगातार चलते रहे तो मेरे पास सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स काम नहीं करेंगे, तो हाइपरकेलीमिया, अगर परसिस्टेंट हाइपरकेलीमिया है तो गट भी पैरालिसिस में चला जाएगी, पैरालिटिक इलियस भी हो सकता है हाइपरकेलीमिया की वजह से, हाइपोकेलीमिया की वजह से भी, हाइपरकेलीमिया की वजह से भी। अब आपको इसके अंदर क्या याद रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, अगर किसी भी वजह से मेरा पोटेशियम बढ़ रहा है तो पेशेंट कैन डेवलप क्रैम्प्स, पेशेंट कैन डेवलप पैरालिसिस, पैरालिसिस के साथ पैरेस्थीसियाज हो सकते हैं, ईसीजी चेंजेस हो सकते हैं, पेशेंट हीमोडाइनमिकली कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, प्लस डायरिया हो सकता है। ये चीज़ मेन इसके अंदर याद रखने की है कि क्लिनिकल फीचर्स में पेशेंट को क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब हमने देखा था ईसीजी चेंजेस, ईसीजी चेंजेस में देखते हैं क्या क्या आता है। जैसे हमने हाइपोकेलीमिया में देखा था कि ईसीजी चेंजेस क्या क्या होते हैं, लेकिन वहाँ पे सीवियरिटी ऑफ हाइपोकेलीमिया के बेसिस पे ईसीजी में चेंजेस नहीं आते, लेकिन यहाँ हाइपरकेलीमिया में होता है। तो जैसे हमारे पास माइल्ड हाइपरकेलीमिया कितना था, 5.5 से 6 तक आता था, लेकिन यहाँ हम लेते हैं 5.5 से 6.5 के अंदर चेंजेस क्या आते हैं, जो मेरी यहाँ टी वेव है वो टॉल एंड पीक्ड टी वेव्स हो जाती है। नॉर्मल टी वेव कैसी होती है मेरी, ऐसी, ये मेरे पास नॉर्मल टी वेव मॉर्फोलॉजी है, लेकिन यहाँ कैसी हो गई है, ऐसी, टॉल एंड पीक्ड, ऐसा लग रहा है कि ऊपर चोंच है। तो टॉल एंड पीक टी वेव्स प्लस जो पी आर इंटरवल है वो मेरे पास बढ़ गया। पी आर इंटरवल नॉर्मल कितना होता है, एक बड़ा जो बॉक्स होता है यानी 5 स्मॉल बॉक्सेस, 5 स्मॉल बॉक्सेस से ऊपर हो गया, 5 स्मॉल बॉक्सेस के ऊपर अगर चला गया तो उसको बोलते हैं हम प्रोलॉन्ग्ड पी आर सेगमेंट। वहीं अगर मेरे पास मॉडरेट हाइपरकेलीमिया है, यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं 6.5 से 8 मिलीकुलेंट तक अगर चला जाए, तो मेरे पास यहाँ देखो पी वेव नहीं है, तो एब्सेंस या लॉस ऑफ पी वेव, प्लस जो क्यू आर एस है वो वाइडेंड हो गया। क्यू आर एस वाइडेंड किसे बोलते हैं, अगर मोर देन 2.5 स्मॉल बॉक्सेस अगर कवर हो रहे हैं मेरे ईसीजी के अंदर, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्रोलॉन्ग्ड क्यू आर ए कॉम्प्लेक्स। प्लस एस टी सेगमेंट एलिवेशन, एस टी सेगमेंट एलिवेशन आप देखेंगे यहाँ पे, एस टी सेगमेंट एलिवेशन यहाँ पे मेरे पास, अगर मैं यहाँ से पैरेलल लाइन खींचूँ तो जो मेरा एस टी सेगमेंट है वो यहाँ एलिवेटेड है, तो एस टी सेगमेंट एलिवेशन प्लस एक्टॉपिक बीट्स आ सकती हैं, है ना। तीसरा क्या होता है, सीवियर हाइपरकेलीमिया, सीवियर के अंदर मैं मोर देन 8 कंसिडर करता हूँ, तो मोर देन 8 के अंदर साइन वेव पैटर्न आता है। साइन वेव पैटर्न क्या है, अब यहाँ मैं स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा कि मेरा क्यू आर एस कहाँ है और मेरा टी वेव कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा ही क्यू आर एस जैसा लग रहा है, तो इसको बोलते हैं साइन वेव पैटर्न। साइन वेव पैटर्न जब बोलते हैं जब मैं टी वेव को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि वो क्या क्यू आर एस से अलग है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये गैप है, तब टी वेव स्टार्ट हो रही है, यहाँ गैप है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ लगातार जहाँ क्यू आर एस खत्म हुआ तुरंत टी वेव स्टार्ट हो गई, इसको बोलते हैं साइन वेव पैटर्न। तो साइन वेव पैटर्न आ सकता है। फिर प्रोग्रेसिव वाइडनिंग ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, देखो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कितना वाइडेंड है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये क्यू आर एस वाइडनिंग है, प्लस साथ में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है, ए सिस्टोल हो सकता है, साथ में एक्सिस डेविएशन हो सकता है, बंडल ब्रांच ब्लॉक्स आ सकते हैं, फेसिकुलर ब्लॉक्स आ सकते हैं। ये चीज़ जब ईसीजी में देखेंगे, जब यहाँ पे भी मेन स्पेसिफिक आपको याद रखना है साइन वेव पैटर्न। प्लस साथ में और क्या होता है, इसके साथ होता है ब्रेडिकार्डिया, है ना। हमने देखा था कि हमारा काम करना कम हो जाएगा सेल अगर लगातार हमारे पास हाइपरकेलीमिया बना रहेगा, क्यों, क्योंकि परसिस्टेंट क्रैम्प से सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स काम करने बंद कर जाते हैं। तो ऐसे ही मेरे पास हार्ट भी कम काम करेगा, जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा सीवियर हाइपरकेलीमिया के अंदर। तो कुछ ईसीजीज देख लेते हैं, ईसीजी के अंदर बताओ इसके अंदर क्या दिख रहा है। इसमें दिख रहा है यहाँ पे हमारे पास है क्यू आर एस, अब मेरे पास कोई गैप नहीं है, तुरंत मेरे पास टी वेव स्टार्ट होगी, इसको क्या बोलेंगे, साइन वेव पैटर्न। तो इट इज सजेस्टिव ऑफ सीवियर हाइपरकेलीमिया। सीवियर हाइपरकेलीमिया कितना होता है, मोर देन 8 मिलीकुलेंट, तो यहाँ पे मेरे पास ये ईसीजी सिग्निफाई करती है सीवियर हाइपरकेलीमिया को। दूसरा ये कुछ ईसीजी इसके अंदर क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो मेरे पास ब्रेडिकार्डिया है, ब्रेडिकार्डिया कब बोलते हैं, देखो दोनों के बीच में गैप कितना है, कितने बड़े बॉक्सेस कवर हो रहे हैं, अगर मोर देन 5 बड़े बॉक्सेस कवर होते हैं तो इट इज सजेस्टिव कि हार्ट रेट इज लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। तो यहाँ पे मेरा क्यू आर एस, फिर टी वेव कहाँ शुरू हो रही है पता नहीं लग रही, अगेन इट इज साइन, है ना, साइन वेव पैटर्न। अब साइन वेव पैटर्न भी हमारे पास दो तरह से होता है, साइन वेव पैटर्न विदाउट ब्लॉक, और यहाँ देखो ये साइन वेव पैटर्न है लेकिन यहाँ पे बीच में ब्लॉक आ गया तो इट इज़ विद ब्लॉक, ये ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है। प्लस यहाँ पे देख सकते हैं आप वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, है ना। तो ये सारे पैटर्न है हमारे, बेसिकली आपको देखना है क्यू आर एस वाइडनिंग हो रही है, पी वेव एब्सेंट है, और टॉल पीक टी वेव्स हैं या नहीं है। तो ये सारे मेरे फीचर्स हैं ईसीजी चेंजेस। और जब भी मेरे पास ईसीजी चेंजेस होंगे
हाइपरकैलेमिया। तो वो ऐसे में मुझे इसका मतलब है कि अर्जेंट ट्रीटमेंट करना है। ऐसे में पेशेंट को आइडेंटिफाई नहीं करना है कि कॉज क्या है हाइपरकैलेमिया का, क्या करना है, नहीं। सबसे पहले पेशेंट नीड टू बी ट्रीटेड, हाई पोटेशियम नीड टू बी लोअर डाउन। तो पोटेशियम को कम करो, उसके बाद पेशेंट को इवेल्युएट करेंगे। तो यहाँ मेरे पास अब आ जाती है अप्रोच। जैसे हमने देखा था हाइपोकैलेमिया में किस तरह से हम अप्रोच करेंगे पेशेंट को, ऐसे हम देखते हैं हाइपरकैलेमिया।